विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप भारत दर्पण चैनल पर आप तमाम का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, विश्व की प्रमुख जनजाति एसटी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब जिसे कहते हैं। और ये एक आज का जो विषय है, कह सकते हैं ज्योग्राफी का तो है, लेकिन यह पूर्णतः स्टैटिक जीके का है। और विगत कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति से बराबर प्रश्न पूछता है। एक तो भारत का है कि भारत के किस राज्य में कौन सी जनजाति, थारू कहाँ है, तो भीड़ कहाँ है, गोंड कहाँ निवास करते हैं, एक अपातिनी कहाँ निवास करते हैं, मधुबन। एक तो भारतीय क्षेत्र का होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय। भारतीय में तो अक्सर, हाँ विद्यार्थी, चलिए बहुत कुछ हुआ, लगभग 70% जनजाति को से संबंधित प्रश्न को हल कर देता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जब विश्व स्तर का जनजाति का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर हाँ विद्यार्थी के सामने थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है कि सामान्य अवस्था में बहुत सारे बुक में ये तमाम जनजाति का उल्लेख है भी नहीं, आसानी से ये मिलता भी नहीं। आपके सामने हमने 42 जनजाति का नाम रखा है जो विश्व के अलग अलग भागों में निवास करते हैं। और ये दावा है कि यदि इस 42 को आप याद रखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जनजाति पूछा जाता है इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं, आदि से लेकर अंत तक यही है। प्रश्न यदि आएगा तो इससे ही आएगा। यह आप एस के कश्यप का ये वादा है। और विद्यार्थी के जैसा कि आप लोग याद है, चलिए हम लोग स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ आज पढ़ रहे हैं। और पढ़ने के पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। देखिए, विश्व की महत्वपूर्ण जनजाति जो क्षेत्र में है, एस्किमो जनजाति जो ग्रीनलैंड में रहती है या टुंड्रा प्रदेश में रहती है, आर्कटिक महासागर के जो बर्फीले क्षेत्र है वहां पर निवास करती है। और इसका जो आवासीय घर होता है, जो बर्फ का घर होता है, और ये बर्फ के इसके घर को बोलते हैं इग्लू। कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया होगा कि एस्किमो जनजाति के बर्फ का मकान, बर्फ जो है ये बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं और मकान बर्फ का होता है, क्योंकि बर्फ उष्मा का कुचालक होता है तो ये ठंडी हवा को घर के अंदर जाने से रोकता है। इसके जो घर होते हैं बर्फ का बना हुआ, और उसमें घुसने का, प्रवेश करने का एक लगभग 50 सेंटीमीटर ऊंचा ही होता है, जो कि रेंगते हुए उसमें प्रवेश करते हैं इग्लू इनका जो है। और स्लेज इनका वाहन होता है, जिसमें एक ऐसा वाहन है एक जिसमें कोई पहिया होता ही नहीं। और ये वाहन मूलतः बना किसका होता है, तो बनावट भी विचित्र होती है। व्हेल मछली के हड्डी से बनने वाला जो वाहन होता है वो स्लेज है, और इसे कुत्ता खींचता है। तो खींचने वाला कौन है? कुत्ता है। बना हुआ किससे है? तो व्हेल मछली का बना हुआ है, व्हेल मछली की हड्डी का। ऐसे कुछ लकड़ी का ही वगैरह मिल जाता है। और इनका जब, खास करके जब गर्मी ऋतु आती है और ये दूर में मछली पकड़ने सागर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इनके जो नाव होता है उस नाव को कयाक कहते हैं, नाव को कयाक कहते हैं। और इस कयाक का जो होता है चमड़े से उसको पूरी तरह बनाया जाता है। और विशेषकर व्हेल मछली, सील मछली को मारने के लिए जिस हथियार को प्रयोग में लाते हैं उसे उमियान कहते हैं। तो है ना कुल विचित्र सा ये जंतु। अब आइए, लैप ये यूरोप के टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं। टुंड्रा प्रदेश जहाँ बर्फीला क्षेत्र, जहाँ हिमपात होती, जहाँ छोटे छोटे गद्देदार वृक्ष वाले पौधे सीमित तौर पर पाए जाते हैं, तो लैप यूरोप का टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। सेमोइटस ये एशिया का टुंड्रा प्रदेश में, अर्थात जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, उस क्षेत्र के निवास करते हैं। तातार साइबेरिया, साइबेरिया का जो टुंड्रा प्रदेश है वहां पर, अर्थात रूस के टुंड्रा प्रदेश में बर्फीले क्षेत्र में निवास करता है। माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। माओरी ये तो खैर तमाम विद्यार्थी उम्मीद करते हैं एस्किमो, तातार, माओरी से भली भांति परिचित होंगे। एबरजिन्स ऑस्ट्रेलिया, ये आपका एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन जो सीजीएल में पूछा गया है। एबरजिन्स ऑस्ट्रेलिया, बांटू मध्य एशिया, मध्य एशिया जब बोला गया
तो वर्तमान अफगानिस्तान, ईरान, रूस और चीन के जो बीच का जो हिस्सा है, अजरबैजान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान का जो क्षेत्र है, उसे हम लोग मध्य एशिया के नाम से जानते हैं। और इसी क्षेत्र में विश्व की सबसे प्रारंभिक सभ्यता संस्कृति का उदय माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब हिम युग आया, तब यहीं से कुछ लोग यूरोप की ओर चले आए, कुछ लोग भारत की ओर चले आए और यहीं से जनसंख्या का प्रवास हुआ। बांटू, मध्य अफ्रीका के जो देश हैं, वहां पर बांटू नामक जनजाति पाया जाता है। बर्बर, ये अल्जीरिया, ऐसे बर्बर तो माना जाता है कि भाई बहुत ही क्रूर, अत्याचारी, लेकिन बर्बर जनजाति का नाम है जो अल्जीरिया में पाया जाता है। बिंदिब, बिंदिब नामक जनजाति भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिन्स, यूरोपीय टुंड्रा प्रदेश, यूरोप का जो बर्फीला क्षेत्र है, जहां बर्फ गिरता है, जहां हिमपात होती है, जहां लगभग 8-9 महीना बर्फ से आच्छादित रहता है, उस क्षेत्र में फिन्स नामक जनजाति पाई जाती है। गाउची, पंपास का घास का मैदान अर्थात दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना के क्षेत्र में निवास करने वाला। हेमाटाइट्स, हेमाटाइट्स जो है ये कोई लोहा का नाम नहीं, लॉ-एस नहीं, हेमाटाइट्स उत्तर पूर्वी अफ्रीका का निवास करने वाला एक जनजाति है। किर्गिज, ये स्टेपी क्षेत्र अर्थात मध्य एशिया, वही कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान के क्षेत्र में, तो मंगोलिया क्षेत्र में निवास करने वाला, शीत प्रदेश में निवास करने वाला, जिसे लगभग 5-6 महीना बर्फीले क्षेत्र में रहता है, किर्गिज। किक्यू, ये किक्यू जो है केन्या का निवासी है। मशाई, ये भी पूर्वी अफ्रीका अर्थात केन्या का मूल निवासी हो जाता है, मशाई। उसके अलावा है पिग्मी, ये कांगो बेसिन, पिग्मी जो है कांगो बेसिन, जहां सालों भर लगभग वर्षा होती है, उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, वो होता है पिग्मी। पापुआन, न्यू गिनी के क्षेत्र में। रेड इंडियन, उत्तरी अमेरिका, और इसी रेड इंडियन को देखते हुए कोलंबस ने समझा था कि ये भारत पहुंच गए हैं, क्योंकि उसका रंग भी काला था और उसी के आधार पर इंडियंस इसका नाम धर गया, तो रेड इंडियंस उसे कहते हैं। बेद्दा श्रीलंका, बेद्दा श्रीलंका हमारे पड़ोस का है। याकूत, ये तो इतिहास में पढ़े होंगे कि अबिसिनिया का याकूत को दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान ने अपना सेनापति और शहना-ए-आखूर, वो अबिसिनिया का, अफ्रीका के अबिसिनिया का याकूत नामक एक व्यक्ति था, जिसे जो रजिया सुल्तान ने अपना बनाया था शहना-ए-आखूर। लेकिन यहाँ जो याकूत है, ये एक जनजाति है जो एशियाई टुंड्रा प्रदेश अर्थात मध्य एशिया के क्षेत्र में निवास करता है। जुलू, नटाल प्रांत अर्थात अफ्रीका, जुलू नटाल प्रांत अर्थात अफ्रीका। सेमांग, मलेशिया, और जुलू और सेमांग से भी भली भांति आप लोग परिचित होंगे, किर्गिज से परिचित होंगे, मसाई से परिचित होंगे, पिग्मी से परिचित होंगे, पापुआन्स और रेड इंडियन से भी परिचित होंगे, बेद्दा से भी आप परिचित होंगे। इसके अलावा चलिए पुरनान बर्नियो जो द्वीप है, जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो बर्नियो द्वीप में निवास करने वाला जो जनजाति उसे पुरनान कहते हैं। बुशमैन, चलिए ये भी आप परिचित होंगे, कालाहारी मरुस्थल अर्थात बोत्सवाना के क्षेत्र के काफी गर्म जलवायु में, उष्ण जलवायु में, जहां वर्षा का काफी अभाव हो, उस क्षेत्र में निवास करता है। यूकाधीर ये साइबेरिया क्षेत्र में रहने वाला, शीत मरुस्थल में रहने वाला ये जनजाति है। औका, इक्वेडोर अर्थात दक्षिण अमेरिका महादेश का ये निवासी है। बोरो, अमेजन बेसिन, चलिए बोरो भी शायद आप परिचित होंगे। बद्दू, अरब मरुस्थल के क्षेत्र में, इससे भी आप परिचित होंगे। तो बोरो अमेजन बेसिन अर्थात ये भी उस क्षेत्र में रहता है जहां प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, जहां लगभग सालों भर वर्षा होती है, जहां की जलवायु आर्द्र उष्ण जलवायु होती है। आयुन, जापान या एनु ही बोलते हैं, चलिए इससे भी परिचित होंगे, जापान। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। होटेनटाट बोत्सवाना अर्थात वह अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में निवास करने वाला। कज्जाक, मध्य एशिया अर्थात अजरबैजान, कजाकिस्तान में निवास करने वाला। फलानी, नाइजीरिया,
कालामुख, अब एक ने आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि शैव धर्म में एक संप्रदाय था कालामुख। शैव धर्म का ये शैव धर्म का संप्रदाय नहीं, ये कालामुख भैरव के द्वारा स्थापित संप्रदाय नहीं, बल्कि एक जनजाति है जो मध्य एशिया में निवास करती है। भल्ला ये कृषक वर्ग है, भल्ला जो है कृषक वर्ग है, ये मिस्र की जनजाति है। हौशा ये नाइजीरिया की जनजाति है। फल्लाह ये भी कृषक वर्ग है जो खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते हैं। नील नदी घाटी क्षेत्र में, नील नदी के उपजाऊ मैदान में ये निवास करते हैं। अफरीदी पाकिस्तान का एक लड़ाकू जनजाति है। आप देखें शाहिद अफरीदी के नाम सुने हुए क्रिकेट के क्षेत्र में। मगियार पूर्वी यूरोप का निवासी है। माया मैक्सिको जनजाति, माया सभ्यता अमेरिका की, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है माया सभ्यता। बोअर दक्षिण अफ्रीका, किर्गिज मध्य एशिया। इस प्रकार से आप उसी प्रकार जैसे आपको पढ़ाया गया कि इग्लू एस्किमो जनजाति के बर्फ के मकान को कहते हैं, उसी प्रकार केन्या की जो मसाई जनजाति है उसका जो झोपड़ीनुमा मकान होता है उसे क्राल के नाम से जानते हैं। तो लगभग 41 जनजाति का नाम आपके सामने रखा गया जो विश्व स्तर पर विश्व के अलग अलग देशों में पाया जाता है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जनजाति से जब आप परिचित आज हो चुके हैं तो इससे जब भी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो प्रश्न को हल करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, बड़े ही आसानी के साथ इस प्रश्न को हल करेंगे। हाँ, थोड़ा सा याद करना होगा और रटने की जरूरत नहीं, इसे 2-4 बार पढ़ लेंगे तो स्वतः स्वाभाविक तौर पर याद हो जाएगा। तो इसे लगातार अब हमें जो है ये विश्व की जनजाति के अलावा कुछ भारत की महत्वपूर्ण जनजाति, ये तो विश्व स्तर का हुआ, इसके अलावा कुछ भारत की जनजाति के बारे में भी अध्ययन करना है ताकि उससे जुड़े हुए प्रश्न को भी हम लोग बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ हल कर सकें। तो आज जो है भारत की जनजाति के बारे में